स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल निर्भय गुरु क्लासेस में। दोस्तों हम आज पढ़ेंगे पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं JET ICR BHU में, उनका हम आज रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, गाय के बछड़े को जन्म से 3 हफ्ते तक दूध पिलाने की दर प्रतिदिन बछड़े के वजन को कितना प्रतिशत होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 10%, 1%, 2.5% और 20%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 10% होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पशुओं में गीले हरे चारे को अत्यधिक खिलाने के कारण उत्पन्न कौन सा रोग होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट दुग्ध जवर, कीटोसिस, किम्बोनाइटिस तथा जूटोलेरिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हिमीकृत वीर्य को किस ताप पर भंडारित किया जाता है? हिमीकृत वीर्य को किस ताप पर भंडारित किया जाता है? ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? 196 डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे हिमीकृत वीर्य को भंडारित किया जाता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुमवोरा नामक बीमारी किस में पाई जाती है? ठीक है, गुमवोरा नामक बीमारी किस में पाई जाती है? ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट मुर्गी में, गाय में, बकरी में और भेड़ में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? गुमवोरा बीमारी किस में पाई जाएगी? बकरी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में, मवेशियों में FMD खुरपक्का मुपक्का एक जनित बीमारी है। FMD का मतलब होगा फूट एंड माउथ डिजीज़ रोग। ठीक है, फूड एंड माउथ डिजीज़ रोग। तो इसमें फर्स्ट आंसर कौन किसके द्वारा फैलेगा? फंगस द्वारा, वायरस द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा और बैक्टीरिया द्वारा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? वायरस द्वारा। जो ये FMD खुरपक्का मुपक्का रोग है वो किसके द्वारा फैलेगा? वायरस द्वारा फैलेगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। रानीखेत एक जनित रोग है। रानीखेत एक जनित रोग है जो सर्वाधिक किस में मिलेगा? रानीखेत मुर्गियों में। किस में मिलेगा? मुर्गियों में मिलेगा। रानीखेत बीमारी किसकी है? मुर्गियों में फैलेगी। रानीखेत एक जनित रोग है। ठीक है, ऑप्शन है फर्स्ट विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, सूत्रकृमि द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा फैलेगी? जीवाणु द्वारा फैलेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कार्बोनिल एसिड एक है। कार्बोनिल एसिड एक है, उत्तेजक है, शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करेगा, कृमिनाशक है, जीवाणुरोधक है या विरेचक है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी, जीवाणुरोधक है। ठीक है, मतलब जीवाणुओं को नष्ट करेगी कार्बोनिल एसिड एक। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा इसमें कि दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि है। जो गाय भैंस का जो हम दूध निकालते हैं उसकी सर्वोत्तम विधि कौन सी है? मुट्ठी बांधकर, ठीक है, अंगूठा दबाकर मतलब ऐसे। ठीक है, चुटकी विधि ये अंगूठा दबाकर तथा चुटकी द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है ए, मुट्ठी बांधकर। ठीक है, मुट्ठी बांधकर मतलब जो अंगूठा है उसको बाहर ऐसे निकालेंगे और जो थन को बीच में लेके फिर बाद में दूध निकालेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सूखे चारे की गुणवत्ता सुधार सकते हैं। जो सूखा चारा है हम उसकी गुणवत्ता सुधार सकते हैं। किस ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट साधारण नमक से, यूरिया के उपचार से, पोटेशियम परमैंगनेट के उपचार से और DAP के उपचार से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? यूरिया के उपचार से। किसके द्वारा होगा? यूरिया के उपचार से। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मूंगफली की खली पशुधन हेतु किसका एक उत्तम स्रोत है? मूंगफली की खली पशुधन हेतु किसका एक उत्तम स्रोत है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट प्रोटीन का। ठीक है, तो किसका स्रोत है मूंगफली की खली? प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ग्रास टेनी रोग का कारक है। ठीक है, ग्रास टेनिन रोग का कारक है। ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट मैग्नीशियम की कमी से, ठीक है, शक्कर की कमी से, कैल्शियम की कमी से और क्रूड रेशा की कमी से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मैग्नीशियम की कमी से। ठीक है, किस राइट आंसर कौन सा होगा? मैग्नीशियम की कमी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस रोग संबंधित है। ठीक है, कैल्शियम की कमी से, फास्फोरस की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से और सल्फर की कमी से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी, किसकी कमी से होगा? फास्फोरस की कमी से होगा। नेक्स्ट है पाइका रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है पाइका रोग होता है विटामिन्स की कमी से होगा,
खनिजों की कमी से होगा, प्रोटीन की कमी से होगा, या क्रूड रेशा की कमी से होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? खनिज की कमी से। जितने भी मिनरल्स होते हैं अगर शरीर में उनकी कमी होगी तो उनसे कौन सा रोग होगा? पाई का नामक रोग होगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14 कि हे जो हे बनता है, हे में नमी की प्रतिशत मात्रा होती है। जो साइलेज बनता है, जो पशुओं को हम चारा खिलाते हैं, हे में नमी की प्रतिशत, जो नमी होगी उसकी कितनी प्रतिशतता होगी? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास 15 से 20%, 25 से 30%, 30 से 35% और 35 से 40%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 15 से 20%। राइट आंसर कौन सा होगा? 15 से 20%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे हम। एक वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल का संतानजनक या संतोषजनक माना जाता है? ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 15 से 20 वर्ग फीट, 20 से 25 वर्ग फीट और 65 से 70 वर्ग फीट, 85 से 90 वर्ग फीट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 20 से 25 वर्ग फीट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, गाय का जो गर्भकाल होता है वो कितने दिनों का होगा? हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है 230 से 235 दिन, 280 से 285 दिन, 310 दिन से 305 से 310 दिन और 315 से 320 दिन। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? 280 से 285 दिन। ठीक है, एग्जैक्ट कितना होता है? 282 दिन। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, बुल शॉर्टर्स रोग का समनार्थक शब्द है। समनार्थक शब्द होगा इसका, राइट आंसर कौन सा है इसका? बी। मतलब ये बुल टॉर्सर जो रोग है, ये एक प्रकार का क्या है? रोग है। इसको दूसरा नाम कौन सा है? एंथ्रेक्सनोज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, पशुओं में प्रजनन किस प्रकार से होता है? पशुओं में प्रजनन किस प्रकार से होगा? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्राकृतिक जनन द्वारा, कृत्रिम जनन द्वारा, भ्रूण प्रत्यारोपण द्वारा और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? हम प्राकृतिक प्रजनन द्वारा, मतलब जो भी मादा नर पशु है उसके द्वारा भी कर सकते हैं, कृत्रिम द्वारा भी कर सकते हैं और भ्रूण प्रत्यारोपण द्वारा भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कृत्रिम विधि द्वारा उद्भवन हेतु मुर्गी के अंडे के लिए कितना तापमान की आवश्यकता होती है? ठीक है, इसमें राइट आंसर इसका कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, मुर्गियों में चेचक रोग का कारक है। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी है चेचक रोग। इसका कारक कौन सा है? मतलब किसके द्वारा फैलेगा? जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? विषाणु द्वारा फैलेगा। ठीक है, किसके द्वारा होगा मुर्गियों में चेचक? विषाणु जनित बीमारी है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोलिबडेनेसिस बीमारी मवेशियों में एक आहार को किससे संतुलित असंतुलन के कारण होती है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है एमओ व कैल्शियम की कमी से, मोलिब्डेनम कैल्शियम की कमी से, मोलिब्डेनम व मैग्नीशियम की कमी से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा मोलिब्डेनम व कैल्शियम की कमी से। ठीक है, मोलिब्डेनम व कैल्शियम की कमी से यह रोग होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, पशुओं की आयु की गणना की जाती है। जो पशु की जो उम्र है उसका हम कैसे पता लगाए? क्वेश्चन का मतलब ये है, दांतों की संख्या से, शरीर के आकार को देखकर, दुग्ध उत्पादन से और पूंछ की लंबाई देखकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा हम पशु के दांतों को देखकर पशु की आयु का पता लगा सकते हैं कि पशु की आयु कितनी हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 23 है, पोल्ट्री में पैर की अंगुली का पक्षपात एक पोषण संबंध बीमारी है जो किसकी कमी के कारण होती है? जो मुर्गियां हैं उनके पैर की जो अंगुलियां हैं जो पक्षघात या पक्षपात हो जाती है वो किसके कारण है? मतलब कौन से विटामिन की कमी के कारण होगा वो? तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से होगा, विटामिन B2 की कमी से होगा, या विटामिन डी की कमी से होगा, या विटामिन सी की कमी से होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? विटामिन B2 की कमी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24,
खुरपक्का मुंहपक्का रोग किसके द्वारा फैलता है? खुरपक्का जो फुट एंड माउथ डिजीज़ है वो पीछे भी आ चुका है। फुट एंड माउथ डिजीज़ रोग है वो किसके द्वारा फैलेगा? गाय और भैंसों में जितने भी दो खुर वाले पशु है, जो दो खुर वाले पशु है, जिनके दो खुर होते हैं, उनमें यहाँ पे जो रोग होगा वो किसके द्वारा फैलेगा? जीवाणु द्वारा, परजीवी द्वारा, कवक द्वारा या विषाणु द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? विषाणु द्वारा फैलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि जो खुरपक्का मुंहपक्का रोग है वो किसके द्वारा फैलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, पशुओं में चीचड़ी की प्रकोप से रोकथाम किसका उपयोग करना चाहिए? जो गाय भैंस में जो चीचड़ी लगती है उसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास मेलाथियान का उपयोग करना चाहिए, या चूने का प्रयोग करना चाहिए, या फिर चाक पाउडर का प्रयोग करना चाहिए, या साधारण नमक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? मेलाथियान का प्रयोग। जो ये मेलाथियान है उसका आप जो पशु है उसके शरीर पे लगाने से जो चीचड़ी है वो नष्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यदि ऊँट में 4 स्थायी कृंतक दांत हो तो उसकी उम्र होगी? अगर ऊँट में 4 स्थायी कृंतक दांत हो तो उसकी उम्र होगी, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है 6 वर्ष होगी उसकी, 4 वर्ष होगी, 5 वर्ष होगी, या 8 वर्ष होगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अगर 4 स्थायी दांत है, ठीक है, तो उसकी उम्र कितनी होगी? 6 वर्ष होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। भेड़ में मध्य चक्कर की अवधि होती है, भेड़ में मध्य चक्कर की अवधि होती है, मतलब कितने दिन बाद में पुनः मध्यकाल में आता है? इसके पास फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट 16.5 दिन बाद में, 18.5 दिन बाद में, 20.5 दिन बाद में, या 13.5 दिन बाद में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 16.5 दिन, मतलब 16 से 17 दिन के अंदर दोबारा से पुनः मध्यकाल में आ जाती है। मतलब कौन? भेड़ और बकरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्न में से किसकी कमी पशुओं में प्रजनन से संबंधित है? किसकी कमी पशुओं में प्रजनन से संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है विटामिन ई की कमी से, कैल्शियम की कमी से, फास्फोरस की कमी से, या मैग्नीशियम की कमी से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर इसका विटामिन ई की कमी से। ठीक है, प्रजनन से संबंधित जितनी भी बीमारियां, अगर चाहे पशु ले लो, चाहे मानव या इंसान ले लो, अगर जितने प्रजनन से संबंधित बीमारियां होगी वो किसके द्वारा होगी? विटामिन ए की कमी से होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है। साइलेज में किण्वन द्वारा मुख्यतः उत्पन्न होता है, साइलेज में किण्वन द्वारा मुख्यतः उत्पन्न होता है लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल, लिनोनिक अम्ल तथा ओलिक अम्ल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? लैक्टिक अम्ल। कौन सा होगा? लैक्टिक अम्ल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे हम। गाय के बछड़े में पहला चरणक जोड़ा निकलता है, जो जितने भी चरणक दांत होते हैं, चरणक दांत, ठीक है, उसका जोड़ा कितने दिन बाद में निकलता है? ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 6 माह बाद में, 8 माह बाद में, 12 माह बाद में, और 15 माह बाद में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 6 माह बाद में जो जितने भी भेड़ गाय भैंस के बछड़े हैं उनमें चरणक दांत का जोड़ा कब निकलेगा? 6 माह बाद में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पशुओं में पेचिश रोग का कारक है, पशुओं में पेचिश रोग है, उसका कारक होगा, मतलब किसके द्वारा फैलेगा ये? प्रोटोजोआ द्वारा, विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, या कवक द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? किसके द्वारा फैलेगा? प्रोटोजोआ द्वारा। किसके द्वारा? प्रोटोजोआ द्वारा फैलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी उत्तेजक औषधि है, कि मतलब शरीर में कौन सी जो औषधि है वो उत्तेजना उत्पन्न करेगी? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कपूर, फिनोक्सिन, नीलाथोता, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा कपूर। ये जो कपूर है ये जो शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस पशु आहार में विषाक्त पदार्थ गोसीपाल, किस पशु आहार में विषाक्त पदार्थ जो विषैला तत्व है, कौन से तत्व की बात है यहाँ पे? विषैला तत्व या हानिकारक तत्व है, हानिकारक तत्व गोसीपाल पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो विषैला तत्व गोसीपाल किस में पाया जाएगा? बिनोला में। जो ये बिनोला किससे प्राप्त होगा? कपास से। किससे प्राप्त होगा? कपास से। बिनोला किससे प्राप्त होगा? कपास से।
ठीक है, बिनोला से, जवार का हरा चारा से, लूसन चारा से और बरसिम चारा से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बिनोला से। बिनोला या बिनोला की जो खली होती है उससे ये जो किससे तैयार होती है, बन के कपास से बन के तैयार होती है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है। पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास, शारीरिक दशा देखकर, खुर देखकर, सींगों द्वारा या दांतों द्वारा। ठीक है, तो हम अभी पीछे भी ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, तो किसके द्वारा देखेंगे? दांतों द्वारा। किसके द्वारा देख सकते हैं हम आयु? दांतों द्वारा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेज में नमी की मात्रा होगी। साइलेज में नमी की मात्रा होगी। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 60 से 70%, 10 से 20%। थर्ड ऑप्शन है 30 से 40%। फोर्थ ऑप्शन है 20 से 25%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा इसका 60 से 70%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मर्दुरेचक औषधि है? निम्न में से कौन सी मर्दुरेचक औषधि है? ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट अरंडी का तेल या अरंड का तेल, कपूर, एल्कोहल या लाइसोल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? अरंडी का तेल है, जो वो मर्दुरेचक, मतलब मर्दुरेचक का मतलब क्या होगा? दस्त करने या पेट को साफ करने में यूज़ होता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मुर्गी के शरीर का तापक्रम होगा, जो मुर्गी है उसके शरीर का तापक्रम होगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 92 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट या 108 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम एग्जैक्ट फ़ारेनहाइट की बात करें तो 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि ऑप्शन में हमारे पास 106 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं दिया हुआ। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कास्टिक सोडा कहलाता है। निम्न में से कास्टिक सोडा कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है बी। कौन सा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कास्टिक सोडा कहलाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसको रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सा में काम लिया जाता है? मतलब जो जितने भी रोगाणु हैं उसको ऐसी कौन सी औषधि है जिसको रोगाणुनाशक के रूप में काम लिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बोरिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, अदरक या यूरिया। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर कौन सा है? बोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मुंह पक्का खुरपक्का रोग का मुख्य लक्षण है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, मुंह तथा पैरों में फफोले होकर छाले पड़ जाना। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, मुंह सूज जाना। सी ऑप्शन है पैरों में सूजन आ जाती है। डी ऑप्शन है आफरा आ जाना। ठीक है, तो इसमें हमारे पास राइट आंसर कौन सा है? मुंह तथा पैरों में फफोले होकर छाले पड़ जाना। मुंह तथा पैरों में फफोले होकर छाले पड़ जाते हैं। किसमें? खुरपक्का मुंह पक्का रोग में। किसमें? खुरपक्का मुंह पक्का रोग में खुर और जो जितने भी जो दो खुर वाले पशु है उनमें खुरों में और पैरों में फफोले होकर छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि है। दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि है पूर्ण हस्त विधि। इस क्वेश्चन का भी दोबारा से रिपीट हुआ है। दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि है, तो आपको इसका राइट आंसर पता है कौन सी होगी? पूर्ण हस्त विधि। कौन सी होगी? पूर्ण हस्त विधि। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भैंस में औसत गर्भावस्था समय है। भैंस का औसत गर्भावस्था मतलब जो गर्भकाल है वो भैंस का कितना होगा? भैंस का कितना माना जाता है? भैंस का गर्भकाल माना जाता है 307 दिन। ठीक है, 307 दिन, या फिर बाद में एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 310 दिन होगा। और अगर हम गाय की बात करते हैं, अगर हम गाय की बात करेंगे तो गाय की कितना होगा? 281 या 282 दिन। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में की बात करेंगे। सर्रा किस पशु की बीमारी है? जो सर्रा डिजीज़ है, सर्रा रोग है, वो कौन से पशु की बीमारी है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सूअर की, मुर्गी की, ऊँट की, कुत्ता की। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? ऊँट की। राइट आंसर कौन सा है इसमें? ऊँट की बीमारी है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बछड़े बछड़ियों में सींगों को हटाने के लिए प्रयोग में लेते हैं। बछड़े बछड़िए जो जितने भी बछड़े और बछड़ियाँ होती है उनके सींगों को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट साधारण नमक द्वारा, कास्टिक सोडा द्वारा, फिटकरी द्वारा या मीठे सोडे द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? किसके द्वारा करते हैं? बी, कास्टिक सोडे द्वारा। किसके द्वारा हटाओगे आप? कास्टिक सोडे द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लैक क्वार्टर किस पशु की बीमारी है? ब्लैक क्वार्टर डिजीज है वो किस पशु की बीमारी है? ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट ऊँट की, घोड़े की, गोवंश की या कुत्ते की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? गोवंश, मतलब गाय और भैंसों में ये जो ब्लैक क्वार्टर डिजीज़ है, गाय और भैंस में सर्वाधिक कौन सा रोग फैलता? ब्लैक क्वार्टर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गाय तथा भैंस में होने वाले गलघोटू, गाय और भैंस में होने वाले गलघोटू रोग के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायक है? ठीक है, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है पास्चुरेला, माइक्रोबैक्टीरिया, बेसिलस और एंटोनीवेरिलेसिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पास्चुरेला स्पीसीज। ठीक है, पास्चुरेला स्पीसीज। पास्चुरेला स्पीसीज ऐसे आएगा क्योंकि गाय में अलग होगा, गाय में ये जो गलघोटू रोग है गाय में अलग इसका रोग कारक है, भैंस में अलग है और भेड़ और बकरी में अलग रोग कारक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृमिहरण दवाओं के रूप में निम्नलिखित दवाओं में से किसका प्रयोग नहीं होता? कृमिहरण दवाओं में के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी दवाओं का प्रयोग नहीं होता? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पायरेजीन, पोटेशियम परमैंगनेट, थायोबेंडेजोल और फेनिबेंडेजोल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पशुओं में अरंडी के तेल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? पशुओं में अरंडी का तेल किस रूप में किया जाता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास दस्तावर के रूप में, जो दस्त लगती है उन औषधियों के रूप में, जवर रोधी के रूप में, दर्द निवारक के रूप में और प्रतिजैविक के रूप में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? दस्तावर के रूप में। अरंडी का तेल देने से पशुओं में दस्त लगने की समस्या होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मादा पशुओं का गर्भधारण का उत्तम समय है। मादा पशुओं का गर्भधारण का उत्तम समय है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट मध्यकाल शुरू होने से 6 घंटे तक, मध्यकाल के मध्यम काल 12 से 18 घंटे तक, मध्यकाल शुरू होने के 4 घंटे तक, मध्यकाल की अंतिम अवस्था 24 घंटे तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मध्यकाल के मध्यकाल से 12 से 18 घंटे तक। ठीक है, राइट आंसर कौन सा होगा इसका? बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोवंश में असामान्य मुख, हड्डियां व अन्य अवांछनीय पदार्थों को चबाने के लक्षण किसकी न्यूनता का संकेत देता है? ठीक है, इसमें है फर्स्ट, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गाय, भैंस, बकरी में इंसाइजर दांत, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे कर्तनक, होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? केवल ऊपर के जबड़े में, केवल नीचे के जबड़े में, दोनों ऊपर और नीचे के जबड़ों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, केवल नीचे के जबड़े में। ठीक है, जो कर्तनक दांत होते हैं, जो इंसाइजर दांत, वो कहाँ पे निकलते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? केवल नीचे के जबड़े में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे देश में पशु प्राय किन कारणों से मरते हैं? जो हमारे देश में जितनी भी पशुओं की मृत्यु होती है वो कौन से कारणों से मरते हैं? ऑप्शन हमारे पास असंतुलित एवं अल्प आहार में, दवा एवं चिकित्सा के अभाव में, परजीवियों के प्रकोप से, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, मतलब सभी, अगर असंतुलित आहार मिलेगा तो भी मर जाएंगे, अल्प आहार मिलेगा तो भी मर जाएंगे, अगर चिकित्सा टाइम पे नहीं मिलेगी, अगर कोई पशु बीमार है तो उसको टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो भी मरेंगे, अगर कोई भी अगर डिजीज़ वगैरह आती है तो भी मरेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि बकरे के मांस को कहते हैं, जो बकरा है उसके मांस को क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास बीफ, चेवन, पोर्क या मटन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर बकरे के मांस को क्या बोलेंगे? चेवन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। गोवंश में अत्यधिक जवर एवं खूनी दस्त किस रोग के लक्षण है? किस रोग के लक्षण है, ठीक है, किस रोग के लक्षण है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोवंश में अत्यधिक जवर तथा खूनी दस्त किस रोग के लक्षण है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास रेंडरपेस्ट, एफएमडी, फूट एंड माउथ डिजीज, वही खुरपका मुंहपका। फिर नेक्स्ट है एंथ्रेक्स और ब्लैक वाटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? रेंडरपेस्ट। फिर नेक्स्ट है टेटोइंग टेटोइंग है एक तरीका पशुओं को पहचान बनाने का, एक तरीका पशुओं में को बेहोश करने का, एक बीमारी का नाम है या एक पक्षी का नाम है, ठीक है। तो हम इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर फर्स्ट होगा इसका। एक तरीका है जिससे हम पशुओं को पहचान सकते हैं, मतलब कोई भी पशु है, जैसे भेड़ है, भेड़ की जो भेड़ के पेट पे हम क्या कर दिए? पेंट कर दिए, ठीक है। तो मतलब पशुओं को पहचान कर सकते हैं कि ये पशु हमारा है या ये पशु किसी दूसरे का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। गाय की गर्भावधि होती है, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है। गाय की गर्भावधि होती है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास 90 दिन, 115 दिन, 180 दिन या फिर 270 दिन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा। डी कितनी है इसमें? सबसे ज़्यादा कितनी है? 280 दिन, ठीक है। 280 दिन है, एग्जैक्ट कितनी होगी? 181 दिन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, टोकरा कैन्युला किस रोग से संबंधित है, ठीक है। फिर इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास जहरबाद, गलगोठू, जोहन्निस बीमारी तथा आफरा रोग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर ये है आफरा रोग से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। पशुओं की आयु का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है? पशुओं की आयु निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है? ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीसरी चौथी बार आ गया है, ठीक है, हमारे क्वेश्चनों में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामों में पूछा गया है क्वेश्चन है ये। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास शरीर अवस्था के मूल्यांकन द्वारा, सींग द्वारा, दांतों द्वारा या फिर बाद में खुर देखकर, ठीक है। तो हम पीछे भी बहुत बार इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? हम दांत द्वारा देख के पशु की आयु का पता लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। टेम्पोनाइसिटीज़ एक रोग है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, फफूंद जनित है या फिर बाद में आहार जनित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है हमारे पास डी, ठीक है, मतलब आहार जनित बीमारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 60। नर ऊँट कितने वर्ष की आयु में परिपक्व हो जाता है? नर ऊँट कितने वर्ष की आयु में परिपक्व हो जाता है? तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर बाद में 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? नर ऊँट कितने वर्ष की आयु में परिपक्व हो जाता है? 5 वर्ष की आयु में परिपक्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। निम्न में से युवा बछड़ा या बछड़ी का रोग है, जो जितने भी छोटे बछड़े बछड़ी हैं उनका कौन सा रोग है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पशु प्लेग उन्मूलन योजना कब घोषित की गई? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पशु प्लेग उन्मूलन जो योजना है, ये योजना चली थी, योजना कब घोषित की गई, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास 8 अगस्त 2011, 8 अगस्त 2010, 8 अगस्त 2009, 8 अगस्त 2008, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 8 अगस्त 2011, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। थन का सूजना, थन का जितने भी मादा पशु है उनके थन का सूजना कहलाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा इसका बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कुक्कुट में रानीखेत व्याधि, कुक्कुट में रानीखेत व्याधि या रोग की बात है यहाँ पे। कुक्कुट में रानीखेत रोग किसके द्वारा फैलेगा या कौन सा जनित रोग है ये, ठीक है। इसका ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट जीवाणु जनित है,
विषाणु जनित है या फिर बाद में फफूंद जनित है या एक प्रकार का कवक जीव है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? रानीखेत रोग किसके द्वारा फैलेगा? हमारे ये पीछे भी क्वेश्चन आया हुआ है, रानीखेत रोग कौन सा है? विषाणु जनित रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बछड़ी प्रजनन योग्य कब होती है? जो भी जितनी मादा बछड़ियाँ होती है वो प्रजनन योग्य कब होती है? लगभग 1 से 2 वर्ष की आयु में, 4 से 5 वर्ष की आयु में, या फिर बाद में 2 से 3 वर्ष की आयु में, या फिर 5 वर्ष से अधिक वर्ष की आयु में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर फर्स्ट होगा इसका। ठीक है, अगर हम वज़न की बात करते हैं, अगर शरीर भार की बात करते हैं, ठीक है, शरीर भार की बात करेंगे तो अगर 300 केजी अगर किसी भी मादा बछड़ी का अगर वज़न है तो वो प्रजनन योग्य हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुर्गियों में फाउल पॉक्स व्याधि से बचाव हेतु टीकाकरण का सही उम्र है। जो फाउल पॉक्स बीमारी है उसका आप अगर टीका लगाओगे तो कौन से वर्ष की आयु में लगाना सबसे अच्छा रहेगा? ऑप्शन हमारे पास 12 से 14 सप्ताह के बीच में, 8 से 10 सप्ताह के बीच में, 4 से 6 सप्ताह के बीच में और 2 से 4 सप्ताह के बीच में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है बी, 8 से 10 सप्ताह के बीच में। फिर नेक्स्ट है, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग के लक्षण है। पशुओं में जो एंथ्रेक्स रोग होगा उसके लक्षण है खांसी आना पशु को, या गर्भपात होना, आकस्मिक मृत्यु होना, या लार का स्त्रावित होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आकस्मिक मृत्यु हो जाना। मतलब अगर ये एंथ्रेक्स रोग हो रहा है किसी पशु के तो वो अचानक से मर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुपालन प्रबंधन के प्रसंग में निम्न में से कौन सा चर्म कीटाणुनाशक के प्रयुक्त नहीं होता, कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास आयोडीन, पोटेशियम परमैंगनेट, एथिल एल्कोहल तथा फार्मलिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी, एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा, गाय में कामो उत्तेजना काल कितने घंटे तक रहता है? गाय में कामो उत्तेजना जो मतलब मंद चक्र है या मंद काल है वो कितने घंटे तक रहेगा? ऑप्शन है हमारे पास 6 से 8 घंटे तक, 10 से 12 घंटे तक, 12 से 14 घंटे तक और 36 से 48 घंटे तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, मतलब 12 से 14 घंटे के बीच में। नेक्स्ट रहेगा, और अगर हम ये कामो उत्तेजना काल की अगर हम बात करें हम भेड़ और बकरी में, ठीक है, भेड़ और बकरी में करें, भेड़ और बकरी में रहेगा 16 से 17 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। गाय के पाली में आने के पश्चात कृत्रिम गर्भधान हेतु उपयुक्त समय है। अगर गाय अगर पाली में आती है या अगर गाय मंद चक्र में आती है या मंदकाल में आती है, ठीक है, तो उसको कितने समय बाद में हमें उसको गर्भित करना चाहिए कृत्रिम विधि द्वारा? फर्स्ट ऑप्शन है 8 से 10 घंटे के पश्चात, 12 से 18 घंटे के पश्चात, 24 से 30 घंटे के पश्चात या 30 से 36 घंटे के पश्चात। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी, मतलब 12 से 18 घंटे के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जल प्रदूषण से होने वाला रोग है। अगर जल प्रदूषण होगा तो कौन सा रोग होगा? फर्स्ट ऑप्शन है खुरपका मुंहपका, एंथ्रेक्स, तपेदिक तथा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वीर्य संग्रहण हेतु उपयुक्त है? अगर हम जो भी वीर्य है उसका हम संग्रहण किसके या कौन सी गैस में करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन में भंडारित करेंगे, या कार्बन डाइऑक्साइड में करेंगे, या नाइट्रोजन में करेंगे, या फिर आर्गन में करेंगे। ठीक है, तो हम इसको भंडारित किस में करेंगे? तरल नाइट्रोजन में। ठीक है, किस में भंडारित करेंगे? तरल नाइट्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, पशुओं में गलघोटू रोग का कारक है। पशुओं में गलघोटू रोग का कारक है पास्चुरेला मल्टीसेप्टिका। ठीक है, पशुओं में जितने भी गलघोटू रोग है पास्चुरेला ये होगा, या फिर बाद में पास्चुरेला स्पीसीज भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सांड द्वारा
प्राकृतिक प्रजनन विधि द्वारा संचरित होता है। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन की बात है यहाँ पे कि जो सांड है, अगर हम उसको मादा पशु को अगर गर्भित करवाते हैं तो कौन सा हार्मोन या किसकी कौन से सांड की बात हो रही है यहाँ पे? ऑप्शन है हमारा, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है? दूध अगर कोई भी जैसे मादा पशु है तो उसको, अगर गायों में मादा पशु को दूध बढ़ाने के लिए हम कौन सी वस्तु या कौन सा आहार खिलाए जिससे उसका दूध बढ़े? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर में क्या देना चाहिए? प्रोलैक्टिन। क्या देना चाहिए? प्रोलैक्टिन देना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है साइलेज निर्माण विधि है। साइलेज निर्माण विधि है, इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है चारे का हरी अवस्था में परिरक्षण करना, दलहन फसलों का परिरक्षण करना, खली का परिरक्षण करना या अनाजों का परिरक्षण करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? चारे को हरी अवस्था में पलटने की क्रिया को क्या बोलेंगे? साइलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। भेड़ को कृमि के प्रकोप से, भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एल्कोहल का, नीला थोथा का, कपूर का या अरंडी के तेल का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आप नीले थोथे का प्रयोग करोगे तो आप भेड़ और बकरी को किससे बचा सकते हो? कृमि से बचा सकते हो। ठीक है, जितने भी जू चीचड़ी वगैरह होती है उनसे बचा सकते हो। फिर नेक्स्ट है हे मेकिंग एक विधि है। हे मेकिंग एक विधि है, चावल के परिरक्षण की, गेहूं के परिरक्षण की, चारे के परिरक्षण की या फिर दालों के परिरक्षण की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है सी, चारे के परिरक्षण हम कर सकते हैं किसके द्वारा? हे मेकिंग के रूप विधि द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रसूत जवर किसके कारण होता है? जो प्रसूत जवर है वो किसके कारण होगा? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जेट्रोलोज की न्यूनता के कारण, कैल्शियम की न्यूनता के कारण, केरोटीन की न्यूनता के कारण या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? प्रसूत जवर किसके कारण होगा? कैल्शियम की न्यूनता या कैल्शियम की कमी के कारण। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुकुट पॉक्स, जो मुर्गियों में पॉक्स रोग होता है, पॉक्स रोग की बात हो रही है। पॉक्स रोग किसके द्वारा फैलेगा? मुर्गियों में, कुकुट में पॉक्स जनित रोग है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट फफूंद जनित, विषाणु जनित, जीवाणु जनित या फिर बाद में प्रोटोजोआ जनित। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? विषाणु जनित। ठीक है, कौन सा रहेगा? विषाणु जनित रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। साइलेज तैयार किया जाता है, जो साइलेज है, ठीक है, वो किसके द्वारा तैयार होगा? मतलब कितने दिन में तैयार होगा? 4 सप्ताह में, 8 सप्ताह में, 12 सप्ताह में या फिर बाद में 16 सप्ताह में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सी, कितने सप्ताह में होगा? 12 सप्ताह में जो साइलेज है वो तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। पशुओं को आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलाई जाती है। जो पशुओं में जितने भी अंदर होते हैं, शरीर के अंदर जितने भी परजीवी होते हैं उनको मारने के रूप में कौन सी कृमिनाशक दवा कितने दिन में पिलाई जाती है? वर्ष में 1 बार पिलाते हैं, प्रत्येक माह में पिलाते हैं, वर्ष में 2 बार पिलाते हैं या 2 वर्ष में 1 बार पिलाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? वर्ष में आप इसको 2 बार पिलाओगे 6 माह के अंतराल पे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मनुष्यों को सांस में किस रोग का संचरण होता है? जो मनुष्य है उसके सांस में किसका संचरण होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर में सभी होगा। एंथ्रेक्स रोग भी हो सकता है, ठीक है, तपेदिक भी हो सकता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? निम्न में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास एंथ्रेक्स, रानीखेत, लंगड़ी या फिर बाद में खुरपका, मुंहपका। तो हम पीछे भी कई बार इसका जिक्र करके आए हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मुर्गियों में कौन सी भयंकर बीमारी फैलेगी? रानीखेत। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम दुग्ध जवर या फिर बाद में दुग्ध बुखार। ठीक है, दुग्ध बुखार किसकी कमी से होगा? दुग्ध बुखार किसकी कमी से होगा? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास प्रोटीन की कमी से, वसा की कमी से, कैल्शियम की कमी से या फिर बाद में पोटेशियम की कमी से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर किसके द्वारा होगा? दुग्ध जबर है, दुग्ध में सर्वाधिक किसकी मात्रा होगी? कैल्शियम की होगी, तो ये किसके द्वारा फैलेगा? कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। रानीखेत किसका रोग है? रानीखेत किसका रोग है? ठीक है, तो अभी जस्ट पहले ऊपर आया हुआ है ये मवेशियों का,
भेड़ व बकरी का, ये क्वेश्चन भी भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3-4 बार इसका रिवीजन हो गया, रिपीट हो गया है। ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे कि रानीखेत किसका रोग है। मवेशियों में फैलेगा, भेड़ व बकरी में फैलेगा, कुक्कुट में मतलब मुर्गियों में फैलेगा, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, किस बीमारी के बचाव के टीके लगाए जाते हैं। किस बीमारी के बचाव के टीके लगाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास थनैला, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास इसमें दुग्ध जवर या दुग्ध बुखार, थर्ड ऑप्शन हमारे पास खूनी पेचिश, डी ऑप्शन हमारे पास गलघोटू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जो गलघोटू रोग है उसके टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, एक वयस्क बकरी के लिए लगभग कितनी जगह की ज़रूरत पड़ती है। एक वयस्क बकरी होगी उसके लिए मतलब घूमने फिरने के लिए कितनी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। ऑप्शन है हमारे पास इसमें फर्स्ट, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 1.25 से 1.5 वर्ग मीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। निम्न में से कौन सी दवा पशुओं में विरेचक का कार्य करती है। निम्न में से कौन सी दवा पशुओं में विरेचक का कार्य करती है। फर्स्ट ऑप्शन है, विरेचक का मतलब बात वही हो गई, मतलब दस्त के रूप में। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट अरंडी का तेल, एल्कोहल, कपूर, या फिर बाद में नीला थोथा। ठीक है, तो विरेचक का कार्य कौन करेगा, अरंडी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। मुर्गी के अंडों को कृत्रिम ढंग से सहने के लिए पहले, दूसरे, तीसरे सप्ताह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त टेम्परेचर की बात है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा इसका, पहले, दूसरे और तीसरे सप्ताह में टेम्परेचर कितना कितना चेंज करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, पहले सप्ताह में 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखना चाहिए, दूसरे सप्ताह में 101 रखना चाहिए और तीसरे सप्ताह में 102 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट रखना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है फ़ारेनहाइट की। ठीक है, किसकी बात हो रही है, फ़ारेनहाइट की। ठीक है, मतलब एक साथ नहीं बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे पहले 100 रखना चाहिए, फिर 101 रखना चाहिए, फिर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट रखना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्वेश्चन नंबर 91 हमारा, निम्न में से कौन सी दवा जीवाणु रोधक के रूप में काम लेते हैं। निम्न में से कौन सी दवा जीवाणु रोधक के रूप में काम लेते हैं। फर्स्ट है फिनाइल, सेकंड है अरंडी का तेल, थर्ड है हमारे पास कपूर, डी ऑप्शन हमारे पास एल्कोहल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फिनाइल। ठीक है, जीवाणु रोधक के रूप में किसका काम करेंगी, फिनाइल। नेक्स्ट है, मरुस्थल में भयानक गर्मी में ऊंट अपने शरीर के वजन के लगभग कितना प्रतिशत पानी की हानि बर्दाश्त कर सकता है। मतलब कितना प्रतिशत पानी की जो कमी है उसको सहन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा 10% कर सकता है, 20% कर सकता है, 30% या फिर 40%। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 30% वो अपने शरीर की हानि को, जो जितने भी पानी की मात्रा है या बर्बादी है उसको सहन कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। एक दिन में मुर्गी के चूजों को किन बीमारियों का टीका लगाया जाता है। एक दिन के मुर्गियों के जो चूजे होंगे, एक दिन से जितने भी मुर्गियां गर्भित होके ब्याएगी, उनके चूजों को कौन सा टीका लगाना चाहिए, कौन सी बीमारी से बचने के लिए टीका लगाना चाहिए। रानीखेत से, चेचक से, खूनी पेचिश से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, रानीखेत से बचने के लिए हम मुर्गियों के एक दिन के जितने जो चूजे होंगे उनके टीका लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पशुपालन में इनमें से सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला एंटीसेप्टिक कौन सा है। ठीक है, एंटीसेप्टिक औषधि कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास एल्कोहल, ठीक है, फिनोविक्स, फिनाइल या फिर अरंडी का तेल। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, फिनाइल। ठीक है, एंटीसेप्टिक के रूप में क्या कार्य करेगा, फिनाइल कार्य करेगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भेड़ में प्रसव की क्रिया को कहते हैं, प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं, मतलब भेड़ का बच्चा देने की क्रिया को क्या कहते हैं। फर्स्ट है काविंग, लैम्बिंग, एरोइंग तथा कीडिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा लैम्बिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। अंडे देने वाली 100 मुर्गियों के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अंडे देने वाली 100 मुर्गियों के लिए कितने क्षेत्रफल या कितने भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। फर्स्ट नंबर है
1.0 एकड़, 0.50 एकड़, 0.75 एकड़, 0.25 एकड़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 0.25 एकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। रोमैन थी, मतलब रोमैन थी वो जो जुगाली करने वाले होंगे। रोमैन थी जो जुगाली करने वाले होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रोमैन थी पशु। रोमैन थी पशुओं में असली आमाशय होता है, मतलब रोमैन थी जो भी जुगाली करने वाले पशु है उसके आमाशय को क्या कहते हैं? ओसियस, रोमेनी, ठीक है, रेटिकुलम और वेनोजेनम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है वेनोजेनम, डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम 98 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी पशुओं की बीमारी जीवाणु जनित नहीं है? मतलब कौन सी ऐसी बीमारी है जो जीवाणु द्वारा नहीं फैलेगी? फर्स्ट है ब्लैक वाटर, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास एंथ्रेक्स, सी ऑप्शन है हमारे पास रेंडरपेस्ट, डी ऑप्शन है हमारे पास हेमोरेजिक्स सेप्टेमिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर कौन सा है? रेंडरपेस्ट। जो रेंडरपेस्ट बीमारी है वो जीवाणु जनित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भैंस की गर्भावधि कितने दिन की होती है? भैंस की गर्भावधि कितने दिन की होती है? ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास 180 दिन की, 181 दिन की, ये होगी भैंस की, सॉरी गाय की होगी। ठीक है, नेक्स्ट है 310 दिन की, नेक्स्ट है 295 दिन की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 310 दिन से भैंस ब्याएगी। नेक्स्ट है बंधियाकरण के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है? बंधियाकरण के लिए अगर किसी भी पशु का हम बंधियाकरण करेंगे तो उसके लिए कौन सा औजार की आवश्यकता पड़ेगी? जंबो, कैंची, सुई या बिजोड़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बिजोड़। ठीक है, बिजोड़ कास्टकर द्वारा हम इसकी किसी भी पशु को बंधियाकरण कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बिजोड़। ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 101 नंबर का क्वेश्चन है। पशुओं की आंतों में कृमियों को मारने के लिए कितने प्रतिशत कॉपर सल्फेट घोल का प्रयोग करना चाहिए? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 1%, सेकेंड ऑप्शन है 2%, सी ऑप्शन है 3% और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 4%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 1% हम पशुओं के शरीर से कृमियों को नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास एंथ्रेक्स, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं? गलटी रोग के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है थनेला। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ब्लैक वाटर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जहरबाद के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन है हमारे पास खुरपक्का मुँहपक्का, ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? FMD के नाम से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी। ठीक है, जो किसके द्वारा नहीं फैलेगा? जीवाणु द्वारा। ठीक है, ये किसके द्वारा फैलेगा? विषाणु द्वारा, मतलब वायरस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। दुधारू पशुओं में जीवाणुओं के कारण रोग होगा। जितने भी दुधारू पशु है उनमें जीवाणु द्वारा कौन सा रोग फैलेगा? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास पशु प्लेग, नेक्स्ट है रक्त न्यूनता, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है खुरपक्का मुँहपक्का, डी ऑप्शन है गलघोटू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? गलघोटू रोग, वो जो किसके द्वारा फैलेगा? जीवाणु द्वारा फैलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। साधारणतः गाय भैंस के शरीर का तापक्रम होगा। साधारणतः गाय भैंस के शरीर का तापक्रम होगा, जितने भी गाय और भैंस है उनके शरीर का टेम्परेचर कितना बेस्ट रहेगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। बर्ड फ्लू, मतलब बर्ड फ्लू किससे संबंधित है? बर्ड फ्लू रोग किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है बर्ड मतलब पक्षी, पक्षी फ्लू मतलब बर्ड फ्लू मतलब पक्षियों में होगा, तो इसमें पक्षी कौन सा होगा? मवेशियों में फैलेगा, मुर्गियों में फैलेगा, भेड़ में से फैलेगा या बकरी से फैलेगा? तो आपको सबको ये क्वेश्चन तो आता होगा, किस में फैलेगा? मुर्गियों में फैलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। पशुओं में रेंडरपेस्ट किससे फैलेगा? पशुओं में जो रेंडरपेस्ट रोग है वो किसके द्वारा फैलेगा? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, विषाणु जनित बीमारी है, या फिर बाद में बैक्टीरिया जनित बीमारी है, या फिर बाद में फफूंद जनित बीमारी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? किसके द्वारा फैलेगा? ये फैलेगा विषाणु द्वारा। किसके द्वारा फैलेगा? विषाणु द्वारा फैलेगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा पशु मूल का उच्च प्रोटीन युक्त पशु धारक रोग है या पशु उपाच्य रोग है? फर्स्ट है मत्स्य चूर्ण, अस्थि चूर्ण, बटर मिल्क या फिर दुग्ध। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मत्स्य चूर्ण।
राइट आंसर कौन सा होगा? मत्स्य चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 108 है, वह कौन सा जवर है जिसमें गाय भैंस के शरीर का तापमान कम हो जाता है? वह कौन सी मतलब बुखार है जिसमें गाय भैंस के शरीर का तापमान कम हो जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट टिक फीवर, मिल्क फीवर, टाइफाइड या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मिल्क फीवर है, जो दुग्ध जवर रोग है उसमें क्या होगा? पशु के शरीर का टेम्परेचर गिर जाता है। ठीक है, और वैसे ये रोग होता कौन से तत्व की कमी के कारण है? कैल्शियम की कमी के कारण होगा। कौन से तत्व की कमी के कारण होगा? कैल्शियम तत्व की कमी के कारण होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, कितनी उम्र के बकरी से सबसे अच्छा मांस प्राप्त होता है? मतलब कितनी उम्र की बकरी से सबसे अच्छा मांस प्राप्त होगा? ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट 1 से 2 महीने, 2 से 3 महीने, 6 से 12 महीने और 15 से 18 महीने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी होगा, 6 से 12 महीने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नीला थोता का प्रयोग पशुओं में किस कार्य के लिए किया जाता है? जो नीला थोता है इसका प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास उत्तेजक के रूप में, सेकंड ऑप्शन है कृमिनाशक के रूप में, सी ऑप्शन है विरेचक के रूप में, डी ऑप्शन है हमारे पास जीवाणुनाशक के रूप में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? नीले थोता का प्रयोग हम किस में करेंगे? कृमिनाशक के रूप में। ठीक है दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हम पशुओं की आयु का अनुमान लगाया जाता है। पशुओं की आयु का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो गया है। पशुओं की आयु का अनुमान हम कैसे लगाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास दांतों को देखकर, उसकी चमड़ी को देखकर, खुर को देखकर या फिर बाद में पूंछ को देखकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको सबको पता है कौन सा होगा? दांतों को देखकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, भेड़ में समागम की क्रिया को कहते हैं? भेड़ में समागम की क्रिया को कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सर्विंग, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास टोपिंग, सी ऑप्शन है हमारे पास कवरिंग, डी ऑप्शन है हमारे पास कपलिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? टोपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, मांस वाली नस्ल का कोष्टक में है भेड़ों में गर्भकाल, मतलब भेड़ की गर्भ अवधि पूछ रही है, भेड़ के गर्भकाल पूछ रहा है। ठीक है, तो भेड़ का गर्भकाल हमने देखा अभी तक किस किस का देख लिया, हमने गाय का देखा, गाय का कितना होगा? 281 दिन। ठीक है, हमने फिर भैंस का देखा, भैंस का कितना होगा? 310 दिन। ठीक है, हम नेक्स्ट तो इसमें होगा फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के इसके ऑप्शन देखेंगे हम। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास 150 से 152 दिन। ठीक है, 144 से 157 दिन। फिर नेक्स्ट है इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है हमारे पास ए। ठीक है, 150 से 152 दिन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा कौन सी बीमारी का पता लगाया जाता है? ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? थनैला रोग का। किस रोग का पता लगाएंगे हम? थनैला रोग का पता लगाएंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 115, एक भेड़ के समूह को कहते हैं? भेड़ के समूह को क्या करेंगे? जो भेड़ जो झुंड में बना के चलेंगी उसके समूह को क्या बोलेंगे? फर्स्ट है हमारे पास हर्ड, फ्लोक, क्लाउड, ट्रिप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है फ्लोक। भेड़ के समूह को क्या बोलेंगे? फ्लोक बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, किस बीमारी में पशुओं को पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें पशुओं को मरने के बाद में चीर फाड़ नहीं किया जाता? ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर मतलब एंथ्रेक्स रोग से जितने भी पशु मरेंगे उनका हम पोस्टमार्टम नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का क्या कारण है? पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का क्या कारण है? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, बैक्टीरिया जनित बीमारी है या फिर वायरस जनित बीमारी है, फिर या बाद में कृमि रूपी बीमारी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जो एंथ्रेक्स रोग है वो किसके द्वारा फैलेगी? बैक्टीरिया द्वारा। किसके द्वारा फैलेगी? बैक्टीरिया द्वारा फैलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वयस्क गाय का स्थायी दांतों का सूत्र है? वयस्क गाय के स्थायी दांतों का सूत्र है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम कि पशुओं में थनैला रोग का क्या कारण है? पशुओं में थनैला रोग का क्या कारण है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्रोटोजोआ जनित है,
वायरस जनित है, बैक्टीरिया जनित है, या मेटाबॉलिक मतलब उपापचय द्वारा होगा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है बैक्टीरिया जनित है। ठीक है, जो ये थनैला रोग है किसके द्वारा फैलेगा? बैक्टीरिया द्वारा फैलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, गलघोटू से बचाव के लिए पशुओं में टीका लगाना चाहिए। जो गलघोटू बीमारी है उसके बचाव के लिए पशुओं में टीका कौन से महीने में लगाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास जनवरी फरवरी माह में, मार्च अप्रैल माह में, मई जून माह में, या फिर अगस्त से सितंबर माह में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मई जून के माह में पशुओं में गलघोटू रोग के बचाव के लिए टीका लगाना चाहिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। बकरी का गर्भकाल कितने दिन का होता है? जो बकरी होगी उसका गर्भकाल कितने दिन का होगा? ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, किस किस का गर्भकाल देखा हमने देख लिया, गाय का गर्भकाल देखा दोस्तों, गाय का कितना होगा? 281 डे। हमने फिर भैंस का देख लिया, भैंस का कितना होगा? 310 दिन होगा। फिर हमने भेड़ का देख लिया, भेड़ का कितना होगा? 150 दिन होगा। फिर हम अब देखेंगे बकरी का। ठीक है, बकरी का गर्भकाल कितने दिन का होगा? तो इसमें इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बकरी का कितना होगा? वही सेम एज किसका होगा? जैसे भेड़ का होगा सेम वही बकरी का होगा। नेक्स्ट है, पशु उपचार में MgSO4 का उपयोग किया जाता है। पशु उपचार में MgSO4 का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कफनाशक के रूप में, उत्तेजक के रूप में, गैस हार के रूप में, या रेचक के रूप में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? रेचक के रूप में, मतलब पशुओं के दस्त करवाने या पशुओं का पेट साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाय में पशु भार की गणना के लिए कौन सा सूत्र अपनाया जाता है? गाय भैंस में पशु भार जो ज्ञात करते हैं उसके लिए कौन सा सूत्र अपनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सेंगर सूत्र, यादव सूत्र, अग्रवाल सूत्र, या सुंदर सेन सूत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अग्रवाल सूत्र द्वारा हम गाय और भैंस में जो भार होगा उसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भैंस के मांस को किस नाम से पुकारते हैं, या भैंस के मांस को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बीफ के नाम से। ठीक है, किस नाम से जानेंगे? बीफ के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मुर्गियों को विटामिन ए की आपूर्ति के लिए दिया जाता है। जो मुर्गियाँ होगी उनमें अगर विटामिन ए की कमी है, ठीक है, तो उनको कौन सा आहार दिया जाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हरा चारा, सेकंड ऑप्शन है मक्का, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास चावल का भूसा, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अगर मुर्गियों में अगर विटामिन ए की पूर्ति आपको करनी है तो क्या खिलाना चाहिए? हरा चारा खिलाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, ग्लाइकोजन का अन्य नाम है। जो ग्लाइकोजन है उसका अन्य नाम कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? स्टार्च, एमिलियन स्टार्च। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुली पशुशाला में वयस्क भैंस को कितने स्थान की आवश्यकता पड़ती है? जो खुली पशुशाला है उसमें एक जो वयस्क भैंस है उसको कितने स्थान की आवश्यकता पड़ेगी? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 80 से 100 वर्ग फीट की आवश्यकता होती है। किसको? एक वयस्क भैंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम, पशुओं के शेड। पशुओं के शेड का मतलब होगा वही आवास। पशुओं के शेड को साफ करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट के कितने प्रतिशत का घोल प्रयोग में लिया जाता है? जो पशुशाला है उसको आप साफ करोगे तो किसका इस्तेमाल करोगे? पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करोगे। तो पोटेशियम परमैंगनेट की कितनी मात्रा पशुशाला को साफ करेगी? ठीक है, इसका मतलब ये पूछ रहा है ये, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 1.5% से का इस्तेमाल कर आप पशुशाला को साफ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो सेकंड लास्ट है, नकलिंग किसकी विधि है? नकलिंग किसकी विधि है? ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है गाय भैंस को साफ करने की, गाय व भैंस का दूध निकालने की, गाय व भैंस के निवास की, जानवरों को विटामिन व खनिज पदार्थ देने की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? गाय व भैंस का दूध निकालने की क्रिया को क्या बोलेंगे? नकलिंग क्रिया बोलेंगे। ठीक है, या नकलिंग विधि बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, पशुशाला को साधारणतः सोडियम हाइड्रोक्साइड काम में लेता है। जो पशुपालन में साधारणतः सोडियम हाइड्रोक्साइड किस काम में लिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पशुओं की चमड़ी निकालने में, पशुओं की चमड़ी निकालने में, सींग रोधन में,
पशुओं को स्वच्छ रखने में, डेयरी बर्तनों को साफ करने में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सींग रोधने में हम किसका प्रयोग करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसका प्रयोग करेंगे हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किस में प्रयोग करेंगे? जो पशु है उनके सींग रोधने में किसका प्रयोग करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है दोस्तों, हम एनिमल हस्बेंड्री के आज 130 क्वेश्चनों का रिवीजन किए हैं। जितने भी आज तक की ओल्ड एग्ज़ाम लगी है, जैसे जेट, ICR, BHU में जितने भी ये क्वेश्चन है उतने आए हुए हैं, हम उनका रिवीजन आज किए हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन और लेके आएंगे हम एनिमल हस्बेंड्री के। ऐसे करके हम टोटल 500 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे और हमें विश्वास है कि उन्हीं 500 क्वेश्चन में से एग्ज़ाम में पूछेगा। ठीक है।